So today we are going to start with the enthalpies of physical changes. Last time हमने enthalpies के बारे में किया था. Enthalpy का मतलब होता है total heat content in a system. अब ये जो enthalpy change होता है physical changes, वो enthalpy चार टाइप की होती है. तो सबसे पहली आती है phase transition. जब भी कोई phase change हो, जैसे कि solid से liquid, liquid से gas, इस टाइप का phase change होता है. Then breaking of individual atom molecule into air, ions and other fragments. अगर कोई एटम है या मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है तो उसके अंदर एनर्जी चेंज होती है, दैट इज अगेन एंथैल्पी चेंज. डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इनटू अ सॉल्वेंट. किसी सब्सटेंस को जो है अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब एंथैल्पी चेंज होती है. ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन. अगर कोई सॉल्यूशन है मेरा, उसको मैं डाइल्यूट करता हूँ, उसमें और पानी मिलाता हूँ, तब उसकी एंथैल्पी चेंज होती है. तो ये चार कंडीशन है जहाँ पे एंथैल्पी चेंज होती है. इन सारी की सारी एंथैल्पी क्या डेफिनेशन होते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे. सबसे पहले आता है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. नाउ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसको लिखते हैं हम डेल्टा एच. एफ लिख दीजिए या फिर एफ यू एस फ्यूजन लिख दीजिए. तो द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies the fusion of one mole of a solid without change in temperature at constant pressure is called as enthalpy of fusion. अब देखिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है. फ्यूजन के अंदर क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, उसे बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. फाइन, दोबारा रिपीट करता हूँ. The enthalpy change that accompanies the fusion of one mole of a solid without change in temperature at constant pressure is known as enthalpy of fusion. एक मोल सॉलिड को चेंज होने में, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के अंदर जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अब सेम आती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वीएपी. इसको लिखने में डेल्टा एच वीएपी एज सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है. The enthalpy change accompanies the vaporization of one mole of liquid without changing its temperature. अब लिक्विड है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो डेल्टा एच की जरूरत होती है उसे बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. क्लियर हो गई बात? ठीक है. अब आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच एफ यू बी. डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या है? The enthalpy change that accompanies the conversion of one mole of solid directly into vapor. अगर एक मोल सॉलिड है उसको डायरेक्टली मैं वेपर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे जितना एंथैल्पी डेल्टा एच का चेंज करना पड़ेगा उसे बोलेंगे हम डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन. और एक तरीके से देखा जाए इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपोराइजेशन. डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन की जो एनर्जी है वो फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन की एनर्जी के सम के बराबर होता है. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? चलिए, ये तो हमारे पास था पहला पॉइंट डेल्टा एच वेपोराइजेशन का. इसकी हमारे पास तीन डेफिनेशन थी, हमने तीनों डेफिनेशन पढ़ ली है. दोबारा रिपीट करता हूँ. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है हमारी वो एनर्जी जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर without any change in temperature and constant pressure, that is known as enthalpy of fusion. Then enthalpy of vaporization is there. Then enthalpy of sublimation. Sublimation में क्या होता है? Directly from solid से gas में convert करना. Okay. Now enthalpy of atom or molecular changes. So delta enthalpy of ionization, delta H ionization. The enthalpy change that accompanies the removal of electron from each atom or ion in one mole of gas, atom or ion is known as enthalpy of ionization. अब ionization का क्या मतलब है भाई? आयन में कन्वर्ट होना किसी चीज का, सेम जब आयन में कन्वर्ट होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मुझे उस एटम से. So the energy changes accompanies the removal of an electron from an atom or ion in one mole of gaseous atom or ion is known as enthalpy of ionization. वो एनर्जी चेंज
जो कि एक एटम में से या आयन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. The reverse of ionization is known as electron gain enthalpy, which is defined as the enthalpy change when one mole of gas phase atom of an element accepts electron so that to form gaseous atom. अगर इसका उल्टा कर दो, भाई एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, उस टाइम में भी एनर्जी में चेंज आएगा, तो उसे बोलेंगे हम डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था. इसके बाद आते हैं डेल्टा एच एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ये क्या होता है? द एंथैल्पी चेंज accompanying the disassociation of molecules in one mole of gaseous phase substance into gaseous atom is known as atomization. अब एक मोल कोई भी सब्सटेंस है मेरा, गैसियस सब्सटेंस मान लिया, कोई भी सब्सटेंस है, उसको तोड़ दिया, ब्रेक डाउन हो गया उस मॉलिक्यूल का, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. डिसएसोसिएशन, एंथैल्पी accompanying the disassociation of a molecule. Fine. चलिए, अब आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन. It is a change in the enthalpy when one mole of substance is dissolved in a specific quantity of a solvent. जब भी किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा एनर्जी चेंज आता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर. सो दैट चेंज इन एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. इसी की वजह से कोई भी सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होता है, कोई भी सॉल्यूट कम डिसॉल्व होता है. ठीक है. सो द एनर्जी चेंज when one mole of substance is dissolved in specified quantity of solvent at a given temperature so as to form a solution of particular concentration is known as enthalpy of solution. ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई यहाँ पे? इनमें कोई डाउट है? भानु, ईशा, एनी डाउट? यस और नो? ओके. अब हम इसी से रिलेटेड चीजें आती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री. So thermochemistry is the study of heat associated with the chemical reaction or physical transformation. The reaction which release or absorb phase change or may be due to may do the same such as melting and boiling. वो रिएक्शन जिसके अंदर रिलीज और एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी होता है या फेज चेंज ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ये सब चीजें हो गई, या फिर एनर्जी रिलेटेड टू द और एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, थर्मोकेमिस्ट्री फोकस ऑन द एनर्जी चेंज particularly on systems energy change with its surrounding. अब इस बात को ध्यान से देखना, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी चेंज पर्टिकुलरली ऑन सिस्टम्स एनर्जी चेंज विद इट्स सराउंडिंग. सिस्टम की एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है सराउंडिंग को लेकर, हम लोग ये पढ़ेंगे. फिजिक्स में इसका उल्टा होता है, फिजिक्स में सराउंडिंग्स की स्टडी को सराउंडिंग्स की जो स्टडी होती है, सराउंडिंग्स की जो एनर्जी है उसको स्टडी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम. ओके, उल्टा यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स के. Now, a thermochemical equation gives complete information about material change and associated heat energy. जो भी उससे रिलेटेड हीट एनर्जी होगी उन सब के बारे में पर्टिकुलर चीज हमें पता लगती है. तो बात है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है? डेल्टा एच आर. अब कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब सपोज करो ये रिएक्शन है, इसके अंदर ये क्या है? रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट. अब जो प्रोडक्ट की एनर्जी है उसमें से मैंने रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दिया, तो क्या बनेगा मेरे पास? डेल्टा एच रिएक्शन. ठीक है, समझ में आ रही बात? द टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट. इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट evolved or absorbed
ये या तो हीट इवॉल्व हो सकती है या ये एब्जॉर्ब हो सकती है व्हेन मोलर क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिएक्ट इन अमाउंट represented by chemical equation at constant temperature and pressure and the substance being in their standard state. ये जो substance है सारे के सारे अपनी standard state में means they are at their room temperature. Okay. Now thus when one mole of gaseous atom, अगर आप ये reaction देखते हैं H2 plus Cl2, अब ये दोनों combine हुए, जब H2 और Cl2 combine होते हैं तो HCl बन गया, तो इस दौरान delta H is minus 183.92. इसका मतलब क्या है कि that 1 mole of gaseous hydrogen reacts with 1 mole of gaseous chlorine and 183.92 kilojoule of heat is evolved. जब भी कभी नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हुई है. दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द अबव केमिकल रिएक्शन. ये डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता था. अगर ये पॉजिटिव होता तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये बात याद रखिए. डेल्टा एच ऐसे अलग से दे रखा है माइनस के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो गया. और अगर पॉजिटिव में दे रखा होता तो वो एंडोथर्मिक हो जाता. फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ये. ठीक है. अब आ जाइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. व्हेन डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन डेल्टा एच रिएक्टेंट, जब प्रोडक्ट का रिएक्टेंट डेल्टा एच लेस होता है किससे, रिएक्टेंट से, so delta H is negative and heat is released, and the reactions in which heat is released of the system to surrounding are known as exothermic reactions. Now endothermic reaction में क्या होता है कि delta H product is more than that of the reactant. Reactant से delta H product का ज्यादा होता है. So delta H is positive when the heat is absorbed. The reaction in which heat is absorbed by the system from the surrounding are called endothermic reaction. क्लियर. ये वाली बात क्लियर हो गई, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब हो गया पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया नेगेटिव. अब आ जाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी चेंज. अब एंथैल्पी चेंज को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. The delta H of a reaction depend upon physical state of the reactant and the product. For example, when hydrogen and oxygen are combined to give liquid water, the heat of reaction is different when they came from gaseous water. अब देखिए जरा, H2 और O2 है, दोनों combine हुए, water liquid बनाया, delta H आया आपके पास -285.83 किलो जूल. फाइन, ठीक है जी. अब H2 और O2 combine हुए और H2O गैस में बना, तब डेल्टा एच आया थोड़ा सा कम, दैट इज -241.82 किलो जूल. यही बात बोलना चाह रहा है कि अगर मेरे प्रोडक्ट का स्टेट चेंज होती है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड चेंज होती है, तो उस चीज पे डेल्टा एच में भी फर्क पड़ेगा. तो डेल्टा एच भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. तो डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट, रिस्पेक्ट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्या स्टेज मेरे को चाहिए, ये उस पर डिपेंड करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी चेंज. अब एंथैल्पी चेंज को और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, आता है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट. अब अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. जितने ज्यादा अमाउंट का रिएक्टेंट होगा उतनी ज्यादा हीट में चेंज आएगा. इस बात को भी याद रखिए. फॉर एग्जाम्पल, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ 2 moles of carbon is double the heat of combustion of 1 mole of carbon. अब सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 2 मोल कार्बन है तो उनका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा 1 मोल ऑफ कार्बन से. भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे 1 गिलास पानी गर्म करना है तो जो मेरे को गैस पे चढ़ाना होगा उस पर टाइम कम लगेगा, और अगर मेरे को 10-15 लीटर पानी गर्म करना है तो उस पर टाइम ज्यादा लगेगा और एनर्जी भी मेरे को ज्यादा चाहिए होगी. तो यही हो गया, जब एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी तो हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी. हीट ज्यादा देनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज विल बी मोर. क्लियर. So that means quantities of reactant.
अब आता है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस आर डिफरेंट। जितने भी डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं उन सबका अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, delta H is minus 495.41 kilojoule, and we have graphite and oxygen gives you carbon dioxide, and delta H is minus 393.51 kilojoule. So दोनों ही केस में देख लीजिए, डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स में रिएक्शन करते हैं, दोनों में डेल्टा एच के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग एनर्जीज, किस तरीके से वो बाइंडेड होता है। इस वजह से जब भी उनको हीट करते हैं, जब भी उन्हें रिएक्शन होती है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है, और इसी की वजह से डेल्टा एच में चेंज आ जाता है। क्लियर हो गई ये बात? कोई डाउट इसके अंदर? देन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये दो चीजें भी हैं जो कि डेल्टा एंथैल्पी को चेंज कर सकती हैं। द हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट। टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट ऑफ फ्यूजन भी चेंज होगी। वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमें पता ही था। डेल्टा एच किसके बराबर होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के। अब इसमें एक बात याद रखो, द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इक्वेशन हमने करी थी। इस इक्वेशन में डेल्टा यू कहता है इंटरनल एनर्जी चेंज, पी से प्रेशर, डेल्टा वी वॉल्यूम। अगर मेरा प्रेशर चेंज है, वॉल्यूम चेंज है, तो क्या होगा? तो मेरा डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? और now thermodynamic standard state can be established at any temperature, but most tabulated standard state is 298.15 Kelvin. The subscript this 0 indicate rather pressure of 1 bar, and thus there can be one standard state of each temperature. अब मान लो कई बार लिखा है डेल्टा एच नॉट ऑफ Cl2 या कुछ भी चीज लिखी हुई है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ एक बार। डेल्टा एच Cl2 इस तरीके से लिखा हुआ है। ये जो नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो डेल्टा एच है ये स्टैंडर्ड स्टेट की है, दैट इज एट 298.15 केल्विन एंड एट 1 बार प्रेशर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर जब भी डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट की है। ठीक है, यहाँ तक सारी की सारी डेफिनेशन कब तक करी हमने, समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है डेफिनेशन में? यस और नो? एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ में क्या आता है? इट इज यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ दोज रिएक्शन whose values cannot be experimentally determined correctly. ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए हेस लॉ को। हेस लॉ कहता है ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, ए से डी जाना है। मान लो ए से डी जाने के लिए डेल्टा एच है, डेल्टा एच लगा, ये एक स्टेप में रिएक्शन हो गई। अगर यही रिएक्शन है, ये आपका ए टू बी होती है, बी टू सी, सी टू डी होती है, तो तीन छोटे छोटे स्टेप में हो रही है। इन थ्री स्टेप वी हैव थ्री डेल्टा एच, डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच थ्री। अब डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच थ्री, ये तीनों की तीनों चीजें टोटल डेल्टा एच के बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि the resultant enthalpy change in a reaction is same whether the reaction occurs in one single step or it will take in small several steps. एग्जाम्पल के तौर पर अमोनिया फॉर्मेशन का है, या तो अमोनिया फॉर्मेशन डायरेक्ट करवा दो कार्बन ऑक्सीजन अमोनिया को लेकर, या फिर ये 2 या 3 स्टेप में होती है। इन दोनों ही केसेस के अंदर डेल्टा एच हमारा सेम रहेगा। एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। सेकेंड एप्लीकेशन कहता है इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ दोज रिएक्शन व्हिच नॉट ऑकर डायरेक्टली। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली नहीं होती, ये उन रिएक्शंस को काम करने में भी, उन रिएक्शंस की एंथैल्पी को स्टडी करने में या उनकी कैलकुलेट करने में काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ CH4 फ्रॉम द एलिमेंट। CH4 रिएक्शन को की एंथैल्पी किस तरीके से कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने में भी काम आता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड। अगर कोई भी कंपाउंड है
उसके एलिमेंट से बनने में कितनी एंथैल्पी लग रही है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैन बी कैलकुलेटेड, कंबशन में कितनी एंथैल्पी लग रही है, कितने ज्यादा हुआ, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Thermochemical equation can be added, subtracted and multiplied by a numerical factor like ordinary algebraic equation. जितने भी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, जैसे कि हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन को करते हैं। एंड इट इज यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। जो बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शंस होती हैं उनकी एंथैल्पीज को डिटरमाइन करने के लिए भी काम आती है हेस लॉ। तो हेस लॉ के जो 6 है, ये 6 एप्लीकेशंस हैं। इनके अंदर से मोस्टली द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी को कैलकुलेट करने में ये काम आता है। ठीक है, क्लियर? अब तक कोई डाउट आया किसी को? फटाफट बताइए, जल्दी से 6 के 6 पॉइंट रीड करिए, क्विकली रीड इट आउट। डन? जल्दी से क्विकली इसको रीड करिए। चलो अब आ जाओ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं ये देखो जरा, चलो यहीं पे बताता हूँ। सपोज करो CO2 को बनाना है। अब CO2 को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? C+O2, ये भी हो सकता है। CH4+O2 करोगे तो भी CO2+H2O बनता है। दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अगर बनता है वो अगर अपने वो एलिमेंट से बनता है, सिर्फ अपने एलिमेंट्स के थ्रू बनेगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ formation. So heat of formation, that is delta H formation, depends upon the condition of temperature, pressure, and physical state, that is liquid, gas, or solid, of a reactant and product. Therefore, the heat change accompanying the formation of 1 mole of compound from its element. इस बात को याद रखना, standard enthalpy में क्या? From its element, when all the substance are there in standard state. जब बाकी के substance एक standard state में होते हैं तो जो हीट चेंज होता है हमारा किसमें? स्टैंडर्ड स्टेट में, जब एलिमेंट से बनता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच एफ और ये नॉट लिख दिया, ऊपर ये 0 बना दिया, इसका मतलब है दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, चलिए अब आता है सिंस no heat changes are involved in formation of element from themselves in their standard state, the standard enthalpy of formation of element is 0. अब मान लीजिए किसी रिएक्शन में, मान लो कोई रिएक्शन होती है, उसके अंदर रिएक्टेंट में मेरा कोई एलिमेंट बन के आता है, तो उनकी एंथैल्पी चेंज क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी चेंज वो एलिमेंट तो किसी चीज से फॉर्म हो ही नहीं सकता ना, तो इस वजह से जो एलिमेंट आता है उसकी enthalpy change will be 0. Since no heat change is involved in the formation of element from themselves in their standard state, so standard enthalpy of formation of any or all the elements is considered to be 0. अगर कोई भी elemental form में reactant के अंदर आती है चीज, उसकी enthalpy change will be equal to 0. Is that clear? Any doubt? ओके जी, जैसे कि देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है K + Cl2 गिव्स यू KCl। अब KCl है पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरीन से और पोटेशियम से बना है, तो दोनों एलिमेंट्स मिलके बने, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। तो ये डेल्टा एच एफ या डेल्टा एच इस तरीके से लिख सकते हैं, एच नॉट, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अब देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, C2H6 है, ऑक्सीजन के साथ में गैस के साथ में कराया, CO2 और H2O बन गया,
Now 1 mole of compound fuel is burnt completely in oxygen, so delta H combustion हो जाएगा, delta H not combustion. Enthalpy of reaction, suppose करो A से B में चली गई कोई reaction, so enthalpy change taking place in a reaction will be known as delta HR. एक्चुअल में ये सारी की सारी चीजें डेल्टा एच रिएक्शन ही है, बस वो रिएक्शन के टाइप को चेंज होने की वजह से हमने क्या करा, उसका नाम चेंज कर दिया और उसका सिंबल भी चेंज कर दिया। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ भाई, एसिड और बेस रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट बनाया, तो उसमें कोई एंथैल्पी चेंज हुआ तो उसको बोल दिया डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। When 1 mole of water is formed by the neutralization reaction of acid and a base, तो उसको डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन बोल दिया। ये बराबर हो गई चीज, ठीक है। अब अगर वो फ्यूजन होता तो वो डेल्टा एच फ्यूजन हो जाता, अगर वो कंबशन होता तो कंबशन हो जाता, अगर वो सब्लिमेशन होता तो सब्लिमेशन हो जाता। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नेम आपके पास में आते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट है, वो कंबशन है, वो फ्यूजन है, वो कॉम्बिनेशन है, कुछ भी चीज हो सकती है वो चीज, वो फॉर्मेशन है, जो चीज हो रही है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो और आंसर कैलकुलेट करिए। चलो अब ये कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम लोग उसे कल करते हैं, आज नहीं करते अभी न्यूमेरिकल, ठीक है। अब एक छोटा सा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये चीजें हम लोग कल करते हैं, बहुत है आज के लिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बाकी चीजें हम लोग कल करेंगे। कल भी आपका सेम टाइम रहेगा, ठीक। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ फटाफट।